जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टुवर्ड्स डेस्टिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष इसकी शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री की जो डिमांड है एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, वनडे एग्जामिनेशन हो या फिर किसी भी तरह के स्टेट पीसीएस वगैरह हो, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो, जिस भी किसी एग्ज़ाम में यदि हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के रीज़न भी है चूँकि उसके एविडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रमाणिक एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई डाउट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होती। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है, एक पहले का पार्ट जो ब्रिटिश कंपनियों के आगमन से शुरू होता है और जब वो उपनिवेशवाद यहाँ पूरी तरह से जमा लेते हैं, जो पूरी तरह से भारत को उपनिवेश बना लेते हैं, तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो जागरूकता उत्पन्न होती है वहाँ से जो इतिहास शुरू होता है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो उसी इम्पोर्टेंट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए एक नया सेशन भारत का राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कह लीजिए इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। यदि आप इसको बहुत बारीकी से समझते हैं, बहुत बारीकी के साथ पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उम्मीद है कि आप हर एक उस क्वेश्चंस जो मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट से आएंगे आप उसको टैकल आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी। अब एक चीज़ सोचिए कि कोई भी स्वतंत्रता संघर्ष, किसी भी देश में हो रहा स्वतंत्रता संघर्ष किसी एक खास रीजन के कारण नहीं हो जाता है। उसके पीछे बहुतायत रीजन्स होते हैं, बहुतायत कारण होते हैं उसके पीछे, जो उस संघर्ष के प्रति लोगों के अंदर भावना को जागृत करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते हैं और लोग अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए, उसके प्रति आत्मसमर्पण करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भी इससे कुछ अलग नहीं है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जब शुरू होता है तो इसकी जो पृष्ठभूमि है जो ये बताती है कि इसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं 1857 के पहले से हो जाती है। 1857 का जो विद्रोह आप देखते हैं, 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह से पहले ही स्वतंत्रता संघर्ष की खुशबू आने लगती है देश से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अनेक प्रकार के जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह वगैरह वगैरह होने लगते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा। अब होता क्या है कि उन सारे विद्रोह जो क्षेत्रीय विद्रोह थे, है ना, तो वे सारे विद्रोह जो है ना कहीं ब्रिटिशों को ये बता रहे थे कि यदि इस प्रकार की दमनकारी नीतियाँ, इस प्रकार की जो आप शोषणकारी नीति जो अपना रहे हो, यदि वो कंटिन्यू रहा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए क्या हैं, अब रेडी हैं, अब आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। उसका सबसे व्यापक रूप उसी ब्रिटिश दमनकारी शोषणकारी नीतियों के अगेंस्ट में जो सबसे पहला और सबसे प्रभावी स्वरूप जो है वो है 1857 का विद्रोह, जिसको आपने देखा होगा। जैसे ये विद्रोह होता है ना, ब्रिटिशर्सों को ये चीज़ें लग जाती हैं कि अब भारत में जितनी सहजता से हम लोग शासन कर ले रहे थे अब उतनी आसान नहीं है। कंपनी के लिए अब चैलेंज ही हो जाता है कि भारत को मेंटेन रखना, भारत के अंदर अपने शासन को मेंटेन रखना, ये उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। और यहीं से आपने पढ़ा होगा कि सत्ता जो है वो इनके हाथों से, कंपनी के हाथों से निकल कर क्राउन को चली जाती है। खैर, ये पृष्ठभूमि का से है, इसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं, है ना। तो जो इसकी पृष्ठभूमि तय करते हैं कि आखिर स्वतंत्रता संघर्ष क्यों शुरू हो गया, है ना। आप सहायक संधि वगैरह को देख लें, दमनकारी शोषणकारी जो नीतियाँ हैं उसको देख लें, है ना। ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा आपको। ये पृष्ठभूमि रही आपकी। तो इसकी शुरुआत जो है 1857 की क्रांति से संबंध में देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ना कि कोई भी जब बीज जब धरती से बाहर निकलता है ना, तो पहले वो धरती में क्रैक्स डालते हैं, है ना। तो जो क्रैक्स है ना, और क्रैक्स के बाद वो निकलना स्टार्ट होता है, आगे जाके वो बड़ा बढ़िया हो जाता है। तो कोई भी पौधा जब धरती के अंदर क्रैक्स डालते हैं ना, तो जो क्रैक्स का जो टाइम है वो टाइम ही क्या कहलाया, वो टाइम समझिए आप कि 1857 का है। इसने क्रैक्स डाल दिए कि नहीं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और इसी मनोवृत्ति को लेकर आगे बढ़ते हुए भारत के जनमानस के जो लोग हैं वह इस आंदोलन के, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सब कुछ समर्पण करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
आगे देखेंगे कि आंदोलन के विभिन्न चरण, आखिर ये आंदोलन होता है तो आंदोलन कितने भागों में होता है, आंदोलन के जो घटित होने की जो श्रृंखलाएं हैं वो किसी एक ऐसे नहीं कि हाँ शुरू हो गया और बस लड़के हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स को भगा दिया और देश आजाद हो गया, नहीं ऐसे नहीं हुआ। कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है तो ज़्यादा सूटेबल होता है। 1857 की क्रांति के फेलियर होने के भी कारण यही थे, है ना, जिसको जहाँ से मन कर रहा था वहाँ से लोग विद्रोह कर दे रहे थे। कारण क्या हुआ, एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं होने के कारण, सेंट्रल लीडरशिप की अभाव और उसकी कमी ने 1857 की क्रांति को विफल कर दिया। खैर, विभिन्न चरण क्या क्या हैं इसके याद रखेंगे। पहला जो चरण है आंदोलन का प्रथम चरण, आंदोलन का जो प्रथम चरण है उसको क्या बोलते हैं हम, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण, ये उदारवादी चरण कब से कब तक चला है, 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक ये उदारवादी चरण का कार्यकाल है। इसमें जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भी कुछ कहा जाएगा वह उदारवादी तरीके से कहा जाएगा, है ना। उनकी जो मेंटलिटी होगी बहुत उग्र होने की नहीं होगी, बहुत सिंपल और बहुत ही हम्बल तरीके से वे अपनी समस्याओं को ब्रिटिश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंदोलन का द्वितीय चरण। आंदोलन का द्वितीय चरण है, ये कहता है उग्र राष्ट्रवाद का काल है। उग्र राष्ट्रवाद का काल या उग्र राष्ट्रवादी चरण इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, जब हम्बल तरीके से कोशिश कर ली गई और जब लोगों को लगा कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो उस समय के जो लोग थे, जो नए नए अभी राजनीति में प्रवेश किए थे, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि अब ये तो हो गई कि हम अपनी मतलब देश हमारा है, इसके सारे रिसोर्सेस मेरे अपने हैं, यूज कोई दूसरा कर रहा है, उससे हमको वापस लेने हैं, फिर भी हम उसे हम्बल तरीके से मांग रहे हैं और वो मांगने से दे नहीं रहे हैं, तो ये तरीका काम नहीं आएगा। हमको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा उन लोगों को ये बताना होगा कि यदि आप नहीं दोगे तो उसका कुछ रिजल्ट भी हो सकता है हमारी तरीके से, हम लोग उसके अगेंस्ट में कुछ कर भी सकते हैं, है ना। तो ये उग्र राष्ट्रवाद का काल कहलाया। और इसकी जो टाइम पीरियड है वह कहता है कि 1905 से लेकर 1919 तक। तीसरा जो है वह है आंदोलन का तृतीय चरण। आंदोलन का जो तृतीय चरण है वह क्या कहलाया, ये क्रांतिकारी युग कहलाया। क्रांतिकारी युग, ये मिक्सिंग चलता है, इसका कोई मतलब स्टेबल टाइम पीरियड नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि इसका आखिर टाइमिंग कब से कब तक दिया जाए, क्योंकि सब में लगभग मिक्सिंग चलता है ना। तो ये जो तीसरा चरण हुआ उसको किस नाम से जानते हैं हम, क्रांतिकारी युग से जानते हैं। चौथा जो है बहुत महत्वपूर्ण, आपने पढ़ा ही होगा, ये आंदोलन का जो चतुर्थ चरण है उसमें भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का आविर्भाव होता है, ऐसे व्यक्ति का आगमन हो जाता है जिसके इर्द गिर्द अब भारतीय राजनीति जो है वह क्या होने लगती है, चलने लगती है। और वो व्यक्ति कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी थे। तो ये जो काल है वह क्या कहलाया, गांधीवादी चरण। और गांधीवादी चरण कब से कब तक चलता है, 1919 से लेकर 42 तक। ये रहा गांधीवादी चरण। और लास्ट जो है वह क्या कहता है कि आंदोलन का अंतिम चरण, अंतिम चरण ये है कि आज़ादी की ओर भारत, आज़ादी की ओर भारत अब क्या हो चुका है, आ चुका है। अब भारत आज़ादी की ओर आ चुका है, जो कि 42 में होता ही है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो जाता है, ब्रिटिश से क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। तो ये हो गए इसके विभिन्न चरण, है ना, कि इन सारे चरणों को हम बारी बारी से पढ़कर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को हम बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज़ एक सामने आता है कि आखिर भारतीय जब आए, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जब उतरे, तो उनके मन में क्या था, क्यों वे भारत के लिए सब कुछ देने को, सब कुछ करने को तैयार थे। आखिर उनके मन में ऐसी मनोवृत्ति कौन सी आ गई थी। तो उसका एक रीजन है, उसका एक उत्तर है, और वह ऐसी मनोवृत्ति है जो क्या कहलाई, राष्ट्रवाद कहलाई, राष्ट्रवाद। अब समझना ये है कि आखिर ये क्या है, राष्ट्रवाद कहते किसको हैं। ये शब्द अगर
नया है तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये शब्द को बहुत आसान, मतलब बहुत ही आसान और बहुत ही मार्मिक तरीके से इसका विश्लेषण किया गया है राष्ट्रवाद के बारे में। हम तो उसको बहुत ही छोटे से मतलब आसान लहजे में उसको समझ सकते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि राष्ट्र के लिए सर्वोच्च समर्पण करने की जो भावना है वो क्या है? राष्ट्रवाद है। सिंपल से आप समझ सकते हैं कि यदि ऐसी मनोवृत्ति, ऐसा माइंडसेट जो राष्ट्र के लिए सब कुछ अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए जब वो तैयार हो जाता है तो क्या कहलाता है? वो माइंडसेट राष्ट्रवाद कहलाता है। और यही राष्ट्रवाद भारत में अब भारतीयों के दिमाग में आने लगा, भारतीयों के बीच में आने लगा। और भारतीय जो पहली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे वो क्या होने लगे? पहले क्या होता था कि हम रीजनल के लिए लड़ते थे, हम क्षेत्रीय चीज़ों के लिए लड़ाई करते थे, क्षेत्रीय चीज़ों के लिए विद्रोह होता था। लेकिन अब क्या है? अब भारत के सारे लोग अब राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। विद्रोह क्या है? व्यापक हो गया है। पहले हम किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए लड़ते थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि पूरा भारत है तो यहाँ ये क्षेत्र के लिए कोई और लड़ रहा है, इस क्षेत्र के लिए कोई और लड़ रहा है, यहाँ इस क्षेत्र के लिए कोई और है, इस क्षेत्र के लिए, इस पार्टिकुलर रीजन के लिए कोई और है ना। अब क्या है? यहाँ का भी व्यक्ति लड़ रहा है तो इसके माइंड में ये है कि हमको आज़ादी मिली तो ये पूरा मिलना चाहिए, है ना, सिर्फ इस क्षेत्र की नहीं, पूरे क्षेत्रों की। और यही भावना और इस आज़ादी को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये भावना क्या कहलाई? राष्ट्रवाद कहलाई। ठीक है, तो ये चीज़ राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद के आने से ही भारत में रहने वाले लोग, जिसको भारतीय बोलते हैं, भारतीयों में भारत के लिए सब कुछ न्यौछावर करने, यानी आप सीधा सा कहिए कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े होने की शक्ति इनको मिल गई। अब आखिर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? राष्ट्रवाद आया क्यों, कैसे इनके दिमागों में? पहले क्यों नहीं आया ये? इस राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे? कौन कौन ऐसी चीज़ें घटित हुई? भारतीय इतिहास में ऐसी कौन सी चीज़ें परिलक्षित होती हैं जो ये राष्ट्रवाद को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर रीजन कौन कौन से हुए जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद क्या हो चुका है? उदय हो चुका है। यानी इसके पीछे जितने सारे रीजन्स हैं, है ना, कितने सारे रीजन्स हैं, जो ये रीजन्स आएंगे और हमको ये बताएंगे कि ये सारे रीजन्स वो हैं जो भारत में रहने वाले लोगों के मन में क्या करते हैं? राष्ट्रीयता को जन्म लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें से कुछ रीजन है: सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, प्रजातीय विभेद की नीति, समाचार पत्र और साहित्य की भूमिका, आप लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति को लेकर समझ सकते हैं, इलवर्ट बिल विवाद से इसको समझ सकते हैं, है ना। तो बारी बारी से उन सारे कारणों को हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो आइए, उनमें से एक बहुत ही पहला और बहुत महत्वपूर्ण कारण सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन ये भारत में स्टार्ट होता है, और ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारत में भारतीयों के लिए, मतलब राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। धार्मिक सुधार आंदोलन के सबसे प्रखर नेताओं के लिस्ट में आप देखें तो राजा राममोहन राय, बहुत अच्छे से आप इनसे परिचित होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप इनसे भी बहुत बढ़िया से परिचित होंगे। विवेकानंद को शायद आज कौन नहीं जानता है। एनी बेसेंट, होम रूलिंग। तो इस प्रकार से इन सारे लोगों से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण है उनके नाम लिखे गए हैं। और ये लोग कैसे राष्ट्रवाद, ये तो खैर ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधार में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कैसे ये मतलब राष्ट्रवाद की जन्म देने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए इनका क्या योगदान रहा? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा था? एक बात कही थी इन्होंने कि भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। भारत में रहने का अधिकार किसका है? तो भारतीयों का है। यानी भारत का जो क्षेत्र है उस पर किसी भी विदेशी का जो आविर्भाव है, विदेशी का आगमन है, वह उचित नहीं है। ये क्षेत्र किसके लिए स्पेशल है, विशेष है? वह है भारतीयों के लिए। तो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का लोगों के दिमाग में कौंध किया, और लोगों ने सोचा सच बात है, यदि ये यहाँ हम लोग शुरू से रह रहे हैं तो ये क्षेत्र हमारा होना चाहिए, यहाँ किसी भी विदेशी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे देश में आज ऐसे पुरुषों की ज़रूरत है जिनका शरीर क्या हो? लोहे का हो, और उनकी जो इच्छा शक्ति हो इतनी बलवती हो जाए जिसका कोई प्रतिरोध ही न किया जा सके, जिसका प्रतिरोध ही संभव न हो।
अब सोचिए कि इतना बड़ा कथन विवेकानंद ने जब कहा तो भारत के जो युवा हैं वह इसके पीछे क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं कि इतना बड़ा महान व्यक्तित्व। तो भारतीय युवा दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर तो मनाया जाता है। तो सारे जो भारत के युवा जो थे, युवा वर्ग जो था, उसने क्या किया, स्वामी विवेकानंद के इस कथन को बहुत बारीकी से समझा और ये कोशिश करी कि हम भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका कैसे अदा करें। तो कहीं ना कहीं उस प्रभाव के पीछे स्वामी विवेकानंद का ये कथन कि हमारे देश में आज ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जिनकी शरीर क्या हो, लोहे की बनी हो और इच्छा शक्ति इतनी बलवती हो कि जिसका कोई प्रतिरोध न किया जा सके, इसका भी योगदान रहा है ना। श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या कहा था, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, यानी जब तक आप खुद स्वतंत्र नहीं हैं आपका राष्ट्र कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है ना। अब आप सपोज करो कि आपके फैमिली में कोई आया बाहर से और आप सबको गुलाम बना लिया। फैमिली में 5 मेंबर हैं, पांचों को क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। अब पांचों को गुलाम बना लेने के बाद क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हाँ हम आज़ाद हो जाएंगे उससे? आज़ाद होने के लिए आप सबको आज़ाद होना पड़ेगा और जिस दिन आप सब आज़ाद हो जाएंगे वो पांचों मेंबर जो उस फैमिली के वो आज़ाद हो जाएंगे, फैमिली ऑटोमेटिक आज़ाद हो जाएगी, है ना। तो यानी कहने का आशय स्पष्ट है कि यदि किसी क्षेत्र विशेष में 100 लोग निवास कर रहे हैं और 100 गुलाम हैं तो 100 को ये सोचना है कि हम कैसे आज़ाद हो जाएं। जिस दिन ये 100 ने ये चीज़ सोच लिया तो हम कैसे आज़ाद हो जाएं में 100 लोग आज़ाद हो जाएंगे और जिस दिन 100 आज़ाद हो जाएंगे ऑटोमेटिक क्षेत्र आज़ाद हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एनी बेसेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है भारत में, भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की मतलब जो भावना है उसके विकास करने के लिए, राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको उत्साहित करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए, है ना। इस प्रकार से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के लिए, राष्ट्रवाद की भावना के उदय के लिए बहुत विशेष योगदान रखता है। दूसरा जो रीजन है वह है समाचार पत्रों तथा साहित्यों का प्रभाव, समाचार पत्र और साहित्य का प्रभाव। देखिए जब हम रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को पढ़ते हैं जो देश हित में हो, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं पढ़ते हैं, वैसी कविताएं सुनते हैं जो वीर रस की कविता है, तो क्या होता है हमारे अंदर, है ना, एक ऐसी मनोवृत्ति उत्पन्न होती है कि हाँ देश के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो लेखक जो है ना वो कुछ लिख कर भी सामने वालों की मन स्थिति को चेंज करने की क्षमता रखता है। इसलिए कहा जाता है कि पेन जो है वो तलवार से कहीं कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तलवार से ज़्यादा मजबूत साबित हो जाता है। जो काम तलवार नहीं कर सकती है वो काम एक पेन कर सकता है। और बताता है कि साहित्यकारों ने और समाचार पत्रों के एडिटर्स ने कैसे लिख करके अपनी भावनाओं को कागज़ पे उतार करके लोगों की मन स्थिति को चेंज करने की कोशिश कर दी और ये चेंज हुआ भी, लोगों ने इसको अपनाया भी। और समाचार पत्र और साहित्य का प्रभाव इतना खतरनाक हुआ कि इन सारी चीज़ों को पढ़कर जब भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कौन थी तो ब्रिटिश के अधिकारियों ने, ब्रिटिश शासन ने उसके अगेंस्ट में क्या करना शुरू कर दिया, नियम और कानून बनाने स्टार्ट कर दिए। आगे इन सबके बारे में चर्चा करेंगे हम बहुत ही उसको प्रभावी तरीक़ों से। देखिए तो होता क्या है समाचार पत्र, समाचार पत्रों में बहुत सारे समाचार पत्र हैं। कहता है कि आप देखिए यदि तो 1870 तक जो 1870 का जो समय पीरियड है 1870, भारत में समाचार पत्रों की संख्या कभी से कम नहीं रही है। भारत में जो समाचार पत्र हैं वह क्या है तो 1870 तक आप देख सकते हैं कि समाचार पत्र लगभग 650 से अधिक समाचार पत्र 1870 तक भारत में चल रहे हैं। अब सबको तो पढ़ना पॉसिबल नहीं, उस पर कुछ इंपॉर्टेंट, हिंदू पैट्रियाट हो गया, द इंडियन मिरर हो गया, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और मराठा, ये जितने सारे न्यूज़पेपर हैं, समाचार पत्र हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने तौर तरीक़ों से, अपने कथन से, अपने प्रभावी लेखन शैली से भारतीय जनमानस की मन स्थिति को चेंज करने की कोशिश करी और चेंज कर भी डाली, है ना। तो ये सारे रीजन्स जो हैं, भारतीय लोग जब इसको पढ़ते थे तो उनके मन में भारत में राष्ट्रवाद के लिए, भारत के प्रति आत्मसमर्पण की सर्वोच्च भावना जो है उनके मन में आ जाती है। और ये भी कहीं ना कहीं एक कारण ऐसा होता है जिसके बाद लोग अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसका जिम्मेदार कौन, उसका एक कारण में से क्या हुआ, समाचार पत्र। क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद, इसके शब्दों को सुनने के बाद, इनकी भाषा को समझने के बाद भारतीयों के अंदर एक चीज़ आता है कि नहीं,
हमारा देश है तो हम हैं, जब तक ये आज़ाद नहीं है हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, है ना। तो आपने सुना भी होगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने एक लिखा भी था कि जो व्यक्ति पराधीन है उसको सपनों में भी सुख क्या हो सकता है, नसीब नहीं हो सकता है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये जो कथन है वो स्वामी तुलसीदास की बहुत व्यापक है कि जो व्यक्ति पराधीन है वो कभी स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है ना। तो इस प्रकार से भारतीयों के अंदर समाचार पत्रों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को भरने के लिए। उसी प्रकार से सिर्फ समाचार पत्रों से ही सीमित नहीं रहा, साहित्यकारों ने भी अपने अपने साहित्य की मदद से, अपने अपने साहित्य के लेखन शैली, उनकी उत्कृष्टता को इतना बढ़ाया राष्ट्रवाद के प्रति कि भारतीय जनमानस के बीच में जब वो पहुंचा तो क्या हो चुका, बहुत मतलब भारतीयों के लिए वो बहुत सुगम तरीके से राष्ट्रवाद को समझने के लिए मददगार साबित हो गया। वो कौन कौन थे उसमें, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी का नाम सुना होगा। जो ये दोनों बुक्स हैं, ये पढ़ने के बाद आनंद मठ में से वंदे मातरम, वंदे मातरम ये लिया गया। आनंद मठ जब बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं तो इसको पढ़ने के बाद भारतीयों को ये चीज़ लगता है कि नहीं, जो राष्ट्रवाद है वो वाकई में ज़रूरी है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। जब तक हम देश के लिए लड़ेंगे नहीं, देश के लिए कुछ करेंगे नहीं, तब तक हमारा देश और हमको क्या हो सकता है, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम स्वतंत्र जब तक नहीं हो सकते हैं, हम अपने तौर तरीकों से अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताबें, दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये सुब्रमण्यम भारती के अनेक रचनाओं ने, माइकल मधुसूदन दत्त, इन सारे ऐसे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने साहित्य के दम पर, अपने साहित्य के बेसिस पर, साहित्य को आधार बनाकर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को भरने की कोशिश कर दी। तो इस प्रकार से समाचार पत्र और साहित्य दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए, है ना। आगे देखेंगे तो अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ये भी बहुत बड़ा कारण, हमको तो लगता है कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट रीजन ये होगा। कैसे, इसको समझिए। अंग्रेजी शिक्षा, ब्रिटिश जब भारत में आते हैं तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा से क्या होता है, अनजान होता है। अब ब्रिटिशर्सों को भारत पे हुकूमत करने के लिए या तो यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या फिर उनको अपना लैंग्वेज इनके लोगों को सिखाना होगा। तो देखिए, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति सामने वाले के पास जाता है तो उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको बात करने की कोशिश कराएगा कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग तुम, तो हमारे कल्चर को तुम अडॉप्ट करो, हम तुम्हारे कल्चर को क्यों अडॉप्ट करें, क्योंकि हम तो है ना श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ की भावना तो इनके अंदर शुरू से रही, गोरे और कालों की भावना इनके अंदर हमेशा से व्याप्त रही है। तो ये चाहते थे कि भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेजी पे फोकस करें। खैर, इन्होंने भाषा का जो, अंग्रेजी भाषा का जो प्रचार प्रसार भारत में किया, ये अपने उद्देश्य के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने फायदे के लिए किया, ताकि यहाँ पे शासन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन यही अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के हित की साबित हो गई। कैसे साबित हो गई, अब देखिए। इसको कनेक्ट कीजिए विदेशी घटनाओं से। आपको याद हो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 76 में, 1776। फिर फ्रांस की महान क्रांति, फ्रांस की महान क्रांति, यूनान की क्रांति, ऐसे अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिनका विवरण अंग्रेजी भाषा में आसानी से अवेलेबल था। जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ा, अंग्रेजी भाषा को समझा, उनके लिए इन घटनाओं को समझ पाना भी क्या हो गया, आसान हो गया। और जब वे इन घटनाओं को समझ सके तो इन घटनाओं से उनको कुछ रिजल्ट मिला। क्या क्या रिजल्ट मिला, कि स्वतंत्रता जरूरी है, समानता जरूरी है, और साथ ही साथ क्या जरूरी है, प्रतिनिधित्व की भावना भी जरूरी है। यानी ये लोग जो हैं, अमेरिका के लोग और फ्रांस के लोग, यदि ये स्ट्रगल कर रहे थे, इन्होंने यदि रिवोल्ट करा, इन्होंने यदि वार अगेंस्ट में किया,
तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि इनको स्वतंत्रता चाहिए, इनको समानता चाहिए और इनको क्या चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। तो क्यों ना यही काम कहाँ किया जाए, भारतीय लोग कहाँ कर दें, इंडिया में करें। इंडिया के लोगों को भी तो स्वतंत्रता चाहिए, यहाँ के लोगों को भी समानता चाहिए, यहाँ के लोगों को भी क्या चाहिए, प्रतिनिधित्व की भावना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने की ताकत चाहिए, प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है, प्रतिनिधित्व करने का पावर है, वो भारतीयों को मिलना चाहिए। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को, घटनाओं को पढ़ने का जो कारण हुआ वो क्या रहा, अंग्रेजी शिक्षा। और इसी अंग्रेजी शिक्षा के कारण हम इसको समझ पाए और समझकर वहाँ की बातों को एब्जॉर्ब करके, वहाँ के जो अनेक प्रकार के दार्शनिक थे, उन्होंने, जैसे आपने मेजनी सुना होगा, गैरीबाल्डी, रूसो, इन प्रकार के अनेक, जो वॉल्टेयर, अनेक प्रकार के जो दार्शनिक थे, पश्चिमी दार्शनिक, उनको हमने पढ़ा, उनकी बातों को समझा और राष्ट्रवाद के प्रति उनकी क्या क्या विचारधाराएं हैं, क्रांति को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, मतलब कैसे उसको, मतलब उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। इन चीज़ों को जब इन लोगों को हमने पढ़ा, भारतीय विद्वानों ने उस समय पढ़ा, तो इनको एक रिजल्ट मिला कि जब ये लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के लोग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर हमको यहाँ से मिल गया, विदेशी घटनाओं से। और कैसे मिल गया, चूँकि हम अंग्रेजी शिक्षा को ब्रिटिशर्स ने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया था, हमारे लोग अंग्रेजी को समझ पा रहे थे, अंग्रेजी को पढ़ पा रहे थे। उन्होंने पढ़ा और क्या कहा कि वहाँ से सीखे ली और ब्रिटिश साम्राज्य के सामने, ब्रिटिश शासन के सामने उसको क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। इसी बात को देखते हुए रैमजे मैकडोनाल्ड ने कथन कहा था, एक वक्तव्य कहा था रैमजे मैकडोनाल्ड ने कि पश्चिमी दार्शनिकों से, मतलब स्वतंत्रता के सिद्धांत और व्यक्तिगत अधिकारों को सीखकर भारतीय नेताओं ने उन्हीं अधिकारों की जो मांग है वो किसके सामने प्रस्तुत कर दी, ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी। कौन कौन, व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सीखकर, किससे, पश्चिमी दार्शनिकों से ही सीखकर, और उन्हीं के सरकार के अगेंस्ट में, यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट में क्या कर दिया, उसकी मांग को रख दिया। यानी यदि इस चीज़ों का नहीं हुआ रहता, यहाँ इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रहता, तो शायद हमारे लिए क्या होता, बहुत कठिन हो जाता ये चीज़, है ना। अब इनका प्रभाव क्या रहा, विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या रहा भारतीयों पर, तो कहा कि प्रभाव है कि हम यहाँ के लोग जो हैं, भारतीय जो लोग हैं, वह लॉजिकल चीज़ों को सोचने लगे, है ना। वे मॉडर्न तरीक़ों से चीज़ों को, उनके जो विजन है वो क्लियर हो गए। अब वे मतलब सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं करते थे, अंधविश्वास में उनकी जो विश्वास करने की जो क्षमता है वो कम हो गई। अब वो अंधविश्वास में पढ़ना नहीं चाहते थे, अब वो लॉजिकल आंसर ढूंढते थे और क्वेश्चन करना भी जानते थे। और कैसा क्वेश्चन, तर्कसंगत क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। और दूसरी बात कि वे राजनीतिक, उनका जो दृष्टिकोण था अब वो विवेकपूर्ण हो गया। अब वे राजनीति को बहुत ही अंदर से समझ सकते थे। राजनीति को समझने के लिए अब उनको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हो गए हैं। उनको ऐसे ऐसे दार्शनिकों के जो लेख हैं उनको पढ़ पा रहे हैं, जिससे उनकी जो मनोवृत्ति है, उनका जो माइंडसेट है, उनका जो अप्रोच है सोचने का, वो क्या हो चुका है, सब चेंज हो चुका है। और अब वे लोग विवेकपूर्ण तरीके से राजनीति का जो है वो देख सकते हैं उसको। उनका जो दृष्टिकोण है वो बृहद हो चुका है, बढ़ चुका है, फैल चुका है ना। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटनाओं का जो प्रभाव है वह भारत के लोगों के लिए राष्ट्रवाद को जन्म देने में, उनके अंदर भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा योगदान निभा देती है। इस प्रकार से आप इसको समझ पाएँ। देखिए, कोई भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। प्रजातीय विभेद की नीति, प्रजातीय विभेद की नीति क्या कहती है? कहता है कि आपको शुरू से ही पता है कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो नस्लवाद में विश्वास करते हैं, वो काले और गोरे में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो क्या हैं, श्रेष्ठ है, क्या है, श्रेष्ठ। और जो काले लोग हैं वो क्या हैं, नीच प्रवृत्ति के इंसान है ना। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनका कोई मतलब इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है ना। और भारत के लोगों का जो स्किन कलर है वह डार्क होता है इनकी अपेक्षा।
तो ये क्या कहते थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं हैं, यहाँ के लोग क्या हैं, नीच किस्म के हैं। मतलब उनका जो नीच कहने का मतलब कि हाँ कमज़ोर हैं, लेकिन गोरे लोग, हम गोरे हैं तो क्या है, श्रेष्ठ हैं। इसकी भावना उनके अंदर शुरू से थी। तो प्रजातीय विभेद की नीति जो है इन्होंने अपनाई। और आपने सुना भी होगा कई बार कि कहते हैं ना कि प्रजातीय विभेद की नीति के तहत इन्होंने कहा कि रेल के डब्बे में, रेल के प्रथम श्रेणी में भारतीयों को क्या है, नहीं जाना है, नहीं बैठना है, भारतीयों को सफ़र नहीं करना है ना। और यहाँ तक कि जिस डिब्बे में अंग्रेज मौजूद हों वहाँ भारतीय क्या हो सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते। उस डिब्बे में भारतीयों का प्रवेश क्या हो चुका है, वंचित हो चुका है। आपने इवन ये भी सुना होगा कि ये जो अपने ऑफिस के बाहर लिखवा के रखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये किसको दिखाता है कि हम भारतीयों की तुलना किससे कर दे रहे हैं, डॉग्स से कर दे रहे हैं। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी भारतीयों और कुत्तों को अंदर आना क्या है, मना है। अब सोचिए कि इस लेवल तक वो इस चीज़ों को सोचते हैं। हमारे ही देश में रह रहे हैं, हमारे ही रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हमारे धन का ही निष्कासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो जिस देश में रह रहा है, आप आए इंग्लैंड से, कहाँ, इंडिया, इंडिया की चीज़ों का यूज करा और यहीं पे अपना आधिपत्य जमा ली और यहीं के लोगों को आप नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो ये भी कहीं ना कहीं इससे भी भारतीय जनमानस में विक्षुब्धता उत्पन्न हुई और लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना की तरफ क्या किया, अपने अप्रोच को बढ़ाए और अपने आप को राष्ट्रवादी आंदोलनों के प्रति क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और राष्ट्रवाद भारत में क्या हो चुका, इसके कारण भी फैला। ये भी एक रीजन रहा कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो चुकी थी, अब जागृत हो चुकी थी। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्णों में से एक बहुत महत्वपूर्ण लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ। लॉर्ड लिटन कैसे इसकी नीति थी, नीतियाँ सबने अपने अपने तरीक़ों से अपनाई, लेकिन ये कुछ खतरनाक नीति लेकर आ गया था। इसकी नीतियाँ ऐसी थी जो भारतीयों को विवश कर दी ये सोचने के लिए कि यदि ये और रह गया शासन में, यदि ब्रिटिश का शासन और रहा तो हमारा जीवन जो है, इसकी जो स्थिति है वो बद से बदतर होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए लोगों के अंदर आक्रोश की भावना इसलिए भी आ गई कि अब इसको क्या करना है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंक देना है। मतलब जब तक ये ब्रिटिश शासन हमारे देश में रहेगा, हमारे देश का डेवलपमेंट संभव नहीं है, हमारा देश डेवलप नहीं कर सकता है। कौन कौन सी नीतियाँ अपनाता है, कहता है कि भारत में अकाल चल रहा है, भारत में अकाल का दुर्भिक्ष बहुत कॉमन चीज़ें हो गई थी, हमेशा भारत में दुर्भिक्ष आती रहती थी, अकाल पड़ते रहते थे। जब भारत में अकाल है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन कर दे रहा है ना। उस समय क्या कर रही है, दिल्ली दरबार का आयोजन कर दे रहा है। सोचिए कि भारतीय जनता के पास खाने के लिए अन्न नहीं है और आप महान भोज का आयोजन कर दे रहे हो, तो लोगों के अंदर ये लगेगा ना कि हाँ, जब शासन में तुम हो तो हमारी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है, ऑब्वियस सी बात है। और तुम हमारी देखरेख करने की बजाय दरबार का आयोजन कर दे रहे हो। ये भी कहीं ना कहीं भारतीयों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि नहीं, अब हमको अपने देश के लिए लड़ना है। साथ ही में क्या करता है, ये महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर देता है। भाई, महारानी तुम्हारी, देश तुम्हारा, वहाँ कोई शासक बनता है और आगे कहते हो कि ये यहाँ का भी शासक हो गया। ये भी बात लोगों को लग जाती है कि शासन करती है वहाँ पे, महारानी बनी वहाँ की, यहाँ की महारानी कैसे हो गई भाई। ये भी जेन्युइन कारण बना भारतीयों के लोगों के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपने पढ़ा कि अनेक समाचार पत्र और साहित्यकार जो हैं वह अपने अपने साहित्यों की मदद से भारत में राष्ट्रीयता की भावना को क्या कर रहे थे, प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे। वे सारे उसमें से मैक्सिमम क्या थे, रीजनल लैंग्वेज में थे, ताकि जो जनमानस है, सामान्य जनमानस भी इसको क्या कर सके, पढ़कर समझ सके। उसी के अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। अब रातों रात उस पर रोक लगा दिया गया कि नहीं, क्षेत्रीय लैंग्वेज में आप अखबार नहीं छाप सकते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में आपने सुना होगा कि रातों रात उसने अपनी भाषा क्या कर ली, बदल दी। इस प्रकार से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आ जाने से भी अब जो समाचार पत्र लोग जो डेली पढ़ते थे रीजनल लैंग्वेज में,
उनके लिए वो चीज़ें क्या हो गई, कठिन हो गई। ये भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने की कोशिश करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। आईसीएस की परीक्षा की उम्र को लिटन साहब ने क्या किया, 21 से घटाकर 19 कर दिया। 21 से घटाकर क्या कर दिया, 19 कर दिया। एक तो भारत में शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही बहुत खराब थी। उस समय लोग गरीब थे, शुरुआत में बच्चे मजदूरी करने जाते थे, पढ़ाई में फोकस कम रहता था, उनकी जो स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा उम्र पर शुरू ही होती थी। ग्रेजुएशन करते करते उनकी एज ऑब्वियस सी बात है कि हो जाती थी 90-20 के आसपास। तब तक उनका एक एज ही क्या हो चुका है आईसीएस की परीक्षा के लिए। और ये परीक्षा होती कहाँ थी, लंदन। परीक्षा हो कहाँ रही है, लंदन में। 21 साल का है तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, चला जाएगा वो। 19 साल का लड़का लंदन जाएगा आईसीएस की परीक्षा देने, भारतीयों के लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे का बहुत बड़ा दृष्टिकोण था कि भारत से किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन आईसीएस के एग्जाम में न हो, कोई भी ऑफिसर न बने। इसलिए इसकी उम्र को 21 से घटाकर क्या कर दिया इसने, 19 कर दिया। ये भी भारतीयों को लग गया और इन्होंने लॉर्ड लिटन के खिलाफ क्या कर लिया, आक्रोश भर लिया अपने मन में। आर्म्स एक्ट ला दिए इसने, शस्त्र कानून। आर्म्स एक्ट भी भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए क्या था, उत्तरदायी कारक था, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रीजन था ये। यानी इन सारे रीजन्स, ऐसे सारे कारण, जो ऐसी सारी नीतियाँ जो लॉर्ड लिटन ने भारत में अपनाए, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करने का क्या बन गई, सोर्स बन गई, उसके पीछे का कारण बन गई। और इन सारे रीजन्स ने जो भारतीय लोग राष्ट्रवाद की बातों को बहुत, अरे शासन है ना, चलने दो, ठीक है हो जाएगा, ऐसी जो चीज़ें थी भारतीय जन साधारण के मन में, जो ये भावना थी, वो अब क्या हो चुकी थी, अब बदल चुकी थी। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने कहा एक कोटेशन में कि लॉर्ड लिटन की जो दमनकारी नीतियां हैं, इसने भारतीय जनमानस में जो उदासीनता की भावना थी उसको खत्म करके नव जीवन की प्रेरणा को क्या कर दिया है, प्रोत्साहित किया है कि अब उठो। खैर डायरेक्टली इसने इसकी कोशिश ये नहीं थी कि भारत में राष्ट्रवाद फैल जाए, इसने तो दमन करने के लिए नीतियाँ अपनाई थी। लेकिन ये दमनकारी नीतियाँ भारतीय जनमानस की जो उदासीनता है उसको खत्म करके नव जीवन की तरफ बढ़ने के लिए क्या कर देती है, प्रोत्साहित कर देती है। इसी बात को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 उसके एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले बहुत सारे ऐसी संस्थाओं का क्या किया गया, स्थापना किया गया। उन सारे संस्थाओं का उद्देश्य यदि आप समराइज करके देखो तो कहीं ना कहीं एक ही आता है कि ब्रिटिश से क्या कर देना है, भारत को मुक्त कर देना है। कौन कौन सोसाइटीज उसमें, लैंड होल्डर सोसाइटी नाम सुना होगा आपने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम सुना होगा आपने, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी थी, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारिकानाथ टैगोर इसका स्थापना करते हैं 1838 में। 1838 में कोलकाता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था इसका, भारतीय जो जमींदार थे उनके हितों की रक्षा करना। इन सबका अपना अपना उद्देश्य था, अपना अपना एक महत्व था, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक जो सेंस ऑफ थॉट है ना, वही कहता है कि भारत को क्या कर देना है, आज़ाद करा देना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राजा राधाकांत देव जो है, कोलकाता में इसकी स्थापना होती है 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, दादा भाई नौरोजी, मद्रास महाजन सभा। इस प्रकार से इन सारे राजनीतिक संस्थाओं का कहीं ना कहीं योगदान है भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए। इल्बर्ट बिल विवाद बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही जेन्युइन रीजन है एक इल्बर्ट बिल विवाद। क्या है, कहता है कि सीपी इल्बर्ट जो है ना, इन्हीं सीपी इल्बर्ट के नेतृत्व में 1883 में कुछ अच्छा जो भारतीयों के लिए था वो करने का प्रयास किया गया।
क्या कहा गया, इल्बर्ट बिल जो है नॉर्मली था क्या कि वही था कि पहले होता क्या था, आपने यदि यहाँ पे ध्यान दिया होगा, एक चीज़ मैंने मेंशन करना छोड़ दिया था शायद, प्रजातीय विभेद में यहाँ होता क्या था ना कि ये काले थे भारत के लोग, तो जो जज बनते थे वो भी ऑब्वियस सी बात है कि उनका स्किन कलर क्या होता था, डार्क होता था। तो अंग्रेज जो अपराधी होते थे ना, अंग्रेज अपराधी, वो भारतीय जज के सामने पेश नहीं होते थे। भारतीय जज उन पर उनका अपना निर्णय नहीं सुना सकते थे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज हैं, वो श्रेष्ठ हैं, और ये क्या है, डार्क स्किन वाले हैं। इसी के बारे में आया इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आता है और इसमें कहा गया कि नहीं, अंग्रेज अपराधी या सीधे समझिए कि भारतीय जज अंग्रेज अपराधियों के केस की क्या कर सकते थे, सुनवाई कर सकते थे, सुनवाई कर सकते हैं। बहुत बड़े ये डिसीजन था कि अब भारतीय जज जो हैं वह अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर सकते हैं, केस को सुन सकते हैं। पहले क्या होता था, प्रजातीय विभेद में ही एक रीजन है कि जो सजा है, मतलब समान कोई, मतलब एक ही गुनाह किया दो आदमी ने, एक अंग्रेज है और भारतीय है, उसको कम सजा मिल जाएगी, इसको ज़्यादा सजा मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वह श्रेष्ठ है। कोई लॉजिकल नहीं था, बस उनको अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना था, इसी कारण था वो। कहा गया कि अब भारतीय जज भी क्या कर सकते हैं, अंग्रेज अपराधी के केस की सुनवाई कर सकते हैं। ये बात भारतीयों के लिए बहुत बड़ा उत्साह बन गया। भारतीयों ने इस बिल का बहुत ही शानदार तरीके से इसका वेलकम किया। लेकिन विद्रोह हो गया किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों ने इस बिल का क्या कर दिया, घमासान विद्रोह, मतलब विरोध किया। अंततः चूंकि सरकार किसकी है, अंग्रेजों की, सरकार को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, और सरकार को ये बिल क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। और वापस नहीं, मतलब कह सकते हैं कि इस बिल में क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। और संशोधन करके ये कहना पड़ा कि ठीक है, यदि कोई अंग्रेज अपराधी भारतीय जज के सामने जाता है तो ये मांग कर सकता है कि उसकी केस की सुनवाई एक जूरी के द्वारा की जाए, और जूरी में जितने सारे जज होंगे उसमें से 50%, यानी कहें तो आधा, अंग्रेज होने चाहिए। आधे जज क्या होने चाहिए, अंग्रेज होने चाहिए। यानी वैसी जूरी में यदि किसी, मान लीजिए कि ए नाम का कोई अंग्रेज गुनहगार है, वो भारतीय जज बी के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो इस केस की सुनवाई से पहले वो कह सकता है, मांग कर सकता है कि नहीं, हमको इस जज से मतलब हमको हमारी केस की सुनवाई जो है ये जज नहीं करेगा, हम सेशन जज के सामने जाएंगे और हमारी जो केस की सुनवाई होगी वो जूरी के द्वारा की जाएगी। और उस जूरी में जजों की जितनी भी संख्या हो वो क्या होगी, उसमें आधे जज क्या होने चाहिए, कम से कम ब्रिटिश होने चाहिए। संशोधन करके ये ला दिया गया। अब एक तो भारतीयों को कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, एक मिला भी तो उसमें भी बदलाव कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके लिए क्या हो जाती है, और ज़्यादा भयानक स्थिति उत्पन्न कर देती है। कोई बहुत प्यासा आदमी हो, उसको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक बूंद उसको पानी दे दीजिए, थोड़ा सा, मतलब एक आध बूंद, उसकी प्यास और बढ़ जाएगी। नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ देर तक चलेगा वो, लेकिन जहाँ एक आध बूंद आपने उसको दिया, उसकी प्यास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसको जो उम्मीद ही नहीं थी वहाँ से भी उसको मिल रहा है, उसको ये चीज़ें लग रहा है कि हाँ मिल सकती है, तो उसके मन में ये भावना आ जाएगी कि मिल क्यों नहीं रहा फिर, है ना। भारतीयों को लग रहा था कि ब्रिटिश की तरफ से कुछ हमको अच्छा मिलेगा नहीं, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि नहीं मिल सकता है। तब तक पता चला कि नहीं, इसमें भी क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, इसमें भी संशोधन कर दिया गया। ये घटना भी क्या कर देती है, भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर देती है, जगा देती है। इस प्रकार इल्बर्ट बिल विवाद भी भारतीय जनमानस के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को मतलब प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, है ना। उसके बाद जो है वो परिवहन तथा संचार, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है।
परिवहन और संचार। ब्रिटिशर्स कोई भी काम भारतीय के हितों में नहीं करना चाहते थे, वे सारे काम अपने हित के लिए करना चाहते थे। कहते हैं ना कि कोटेशन आपने सुना होगा कि यदि अंग्रेज भारत में मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ छिपा है ना। परिवहन में क्या, रेल, और संचार में डाक तार। इसको डेवलप किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। किसके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन दूरगामी भविष्य में ये दोनों किसके फायदे के लिए सिद्ध हो गए, भारतीयों के फायदे के लिए। किसके फायदे हो गए, इससे भारतीयों के फायदे हो गए। पूरा भारत जो है, पूरा भारत क्या हो चुका है अब, आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरा भारत अब किससे जुड़ चुका है, रेल के तहत आपस में जुड़ चुका है। सूचना के आदान प्रदान के लिए वो डाक और तार से जुड़ चुका है। अब एक जगह से सूचना दूसरी जगह पहुंचाना पहले जितना कठिन नहीं रहा, पहले से आसान हो चुका है। राष्ट्रवाद यदि हो रहा है, कोई विद्रोह अगर हो रहा है, तो उसके लिए यदि कुछ योजनाएं बन रही हैं, तो योजना दूसरी जगह दूसरे क्षेत्रों में वहाँ के नेताओं के पास कैसे फॉरवर्ड किया जाए, कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए उनके पास अब डाक और तार जैसी सुविधाएं। मिलने जाना है, मीटिंग्स हैं, रेल। इस प्रकार भारत के राष्ट्रवाद के विकास में कहीं ना कहीं परिवहन और संचार की भी क्या रही, बहुत बड़ी भूमिका रही। परिवहन और संचार की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसने भारतीय जनमानस को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कन्याकुमारी के लोगों से, गुजरात के लोगों को अरुणाचल प्रदेश के लोगों से जोड़ दिया। अब सोचिए कि इतना बड़ा जब जनमानस एक साथ जुड़ जाएगा, सबके विचार मिलने लगेंगे, सबके विचारों का मतलब बंटवारा होने लगेगा। एक का विचार यहाँ आया, उसने उसको फैलाया, उससे उसको फैलाया, जो विचार उसमें सबसे अच्छा है उसी को फॉलो किया जाए। योजनाएं बनने लगेंगी, बीच में उसके जो संशोधन होंगे उसको डाक और तार से इन्फॉर्मेशन के तहत पहुँचा दिया जाएगा। मीटिंग्स होगी तो रेल के तहत वहाँ पहुँच जाया जाएगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद में परिवहन और संचार का भी बहुत बड़ा व्यापक रोल है ना। इसी पर एडिसन ने 1865 में बात कही थी कि भारत में रेलवे के विकास, भारत में के अंदर रेलवे का विकास वह काम कर सकता है, वह काम कर देगा जो भारत के अंदर अनेक महान राजवंशों ने नहीं किया। यानी भारत में रेल का विकास उन वैसे सारे कामों को करने में सहायक होगा जो भारत के अंदर अनेक राजवंशों ने कभी नहीं किया। और ये वास्तविकता है कि भारत में रेलवे के विकास ने भारतीय जनमानस के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक तीव्र गति से फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि परिवहन और संचार का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है भारतीय राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। आर्थिक दशा बिगड़ रही है भारत की, ड्रेन्स ऑफ वेल्थ हो रहा है। दादा भाई नौरोजी इस पर बुक भी लिखते हैं। अब मुक्त व्यापार की नीति ब्रिटेन अपनाता है। मुक्त व्यापार की नीति, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाती है। इसी नीति के तहत भारतीय जो बाजार है वो विदेशी वस्तुओं से भर जाता है। हमारे यहाँ के जो शिल्पकार हैं, जो कुटीर उद्योग करने वाले लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और पूरा भारतीय जो बाजार वो विदेशी वस्तुओं से क्या हो जाता है, भर जाता है। अब विदेशी वस्तु कहाँ जाते हैं, भारतीय बाजारों में, भारतीय बाजार में। जब भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्तु आ जाएंगे तब एक चीज़ सोचिए कि भारत के लोगों का कहाँ जाएगा सामान। भारतीय वस्तुएं क्या होने लगी, अब रिजेक्ट होने लगी। भारतीय वस्तु का तो सेल ही नहीं होता था बाजार में। लोग क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे। आर्थिक स्थिति पहले से ही तंग में थी उनकी। जो भी व्यापार बचा हुआ था वो भी अब क्या होने लगा, डूबने लगा। अब लोगों की रोजी रोटी पे भी सवाल उठने लगे। अब जब सुबह का खाना क्या होगा उसके लिए उनको रात से प्लान करना पड़ जाए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीज़ें आएंगी कि अब ये बर्दाश्त क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। और
इन सभी कारणों ने मिलकर, जितने कारण आपने पढ़े 8-9 जो भी कारण थे, इन सारे रीजन्स ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। किसने थोड़ा लेकिन किया सबने। सबका कुछ ना कुछ रोल रहा और सबका कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंस रहा। राष्ट्रवाद का विकास हो गया यहाँ से, जिसके कारण आप देख पा रहे हो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश लगभग 200 सालों की दास्तां के बाद क्या हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका। इसका मतलब आप एक चीज़ समझने में कामयाब हो रहे हो, यदि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से सुना है, देखा है, तो आप एक चीज़ समझने के लिए तैयार रहो। आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा कि राष्ट्रवाद का विकास अचानक से नहीं हो सकता है। उसके पीछे बहुत सारे पुरोगामी कारण, तत्कालिक कारण मौजूद होते हैं, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी इसके बहुत सारे प्रभाव देखे गए, और ये हमारे जो अनेक तरीके के आप कारण देख रहे हैं, इन सारे कारणों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सारे कारण इम्पोर्टेंट है, इनका सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो इन सबको देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या डाउट्स हैं? यदि कोई डाउट्स बचता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ये सीरीज अब कंटिन्यू हो जाएगी, है ना। हम राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके हम अपने देश को क्या कर देंगे, आज़ाद करा देंगे। और अपने छोटे छोटे लेसन्स के तहत हम आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण सेगमेंट को क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे, जिसके कारण आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में भरते जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर पर, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तब कुछ चीज़ें लगेंगी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखकर कि वाकई मॉडर्न हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बचेंगे। आप सारे क्वेश्चंस को आसानी के साथ टैकल करने की क्षमता रखते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपना साथ दें, हम आपके साथ खड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। धन्यवाद।